मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, SM महाविद्यालय, भागलपुर, बिहार में कार्यरत हूँ। आज मैं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर के अंतर्गत स्नातक द्वितीय वर्ष अर्थात स्नातक पार्ट 2 के विद्यार्थियों को रीतिकालीन कवि घनानंद के काव्य सौष्ठव पर प्रकाश डालेंगे। बच्चों, घनानंद के काव्य सौष्ठव के अंतर्गत उसमें और भी कई प्रश्न आते हैं, जैसे लोग है लागी कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत। उक्ति का अर्थ समझाते हुए बताइए कि यह कथन घनानंद के काव्य पर कहाँ तक लागू होता है। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि घनानंद के काव्य सौष्ठव पर उदाहरण देकर प्रकाश डालें। इसके अलावे तीसरा प्रश्न ये बनता है कि घनानंद की कविता के कला पक्ष की विशेषताओं का सोदाहरण उद्घाटन कीजिए। तो इसके उत्तर स्वरूप हम जानते हैं कि घनानंद का काव्य सौष्ठव बहुत ही उत्तम प्रकृति का था। लोग है लागी कवित्त बनावत का अर्थ है कि अन्य कवि तो बड़े परिश्रम के साथ दिमाग को खरोच खरोच कर लक्षण ग्रंथों में बताए गए नियमों का पालन करते हुए काव्य रचना करते हैं। उनकी काव्य रचना के पीछे प्रयास होता है, वो पाठकों को चमत्कृत करने तथा वाहवाही लूटने के लिए कविता लिखते हैं। इसके विपरीत मोहि तो मेरे कवित्त बनावत द्वारा कवि अपनी रचना प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए कहता है कि उनकी कविता उनके हृदय की तीव्र अनुभूति की सहज अभिव्यक्ति है। हृदय में उमड़ती भावावेग की सहज वाणी है। उसके पीछे परिश्रम, प्रयास, अलंकरण द्वारा पाठक को चमत्कृत करने का उद्देश्य नहीं है। उन्होंने परिपाटी, परंपरा या लक्षण ग्रंथों के आधार पर काव्य रचना नहीं की है, वह उनके हृदय का सहज उद्गार है। शुक्ल जी ने हृदय की मुक्तावस्था को रस तथा उस अवस्था में लिखी गई कविता को सच्ची कविता कहा है। घनानंद की कविता ऐसी ही है। उनके काव्य में रीझी पटरानी है, बुद्धि दासी जो पटरानी के आदेशों का पालन करती है। उनके काव्य में अलंकरण है, उक्ति वैचित्र भी है। अलंकार योजना देखकर पाठक चमत्कृत भी होता है, पर उन्होंने यह सब जानबूझकर कविता कामनी को अलंकृत करने मात्र की दृष्टि से नहीं किया। कला के उपकरण अलंकार, उक्ति वैचित्र आदि भावों की प्रबलता के कारण सहज ही आ गए हैं, अतः भावों के संप्रेषण में सहायक रहे हैं। उनके हृदय का भावोच्छ्वास स्वतः कलात्मक अभिव्यक्ति बन गया है। अब हम घनानंद के काव्य सौष्ठव के अंतर्गत उसके भाव पक्ष, उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। बच्चों, आप जानते हैं कि भाव पक्ष के दो रूप हैं, एक संयोग श्रृंगार के भाव और दूसरा वियोग श्रृंगार के भाव। तो भाव पक्ष के अंतर्गत सबसे पहले हम संयोग श्रृंगार का वर्णन करेंगे। घनानंद प्रेम के पीर के कवि हैं। उनके काव्य का प्रधान रस श्रृंगार रस। श्रृंगार में भी उनका वियोग श्रृंगार मात्रा तथा गुणवत्ता दोनों में अधिक प्रभावशाली तथा मार्मिक है। प्रेम के सागर में गोता लगाकर इस मर्जीवा ने न मालूम कितने अनमोल भावों के रत्न, सूक्ष्म दशाओं के दीप्तियुक्त मुक्ता खोज निकालकर पाठकों को रसमग्न कर दिया है। अन्य रीतिकालीन कवियों के समान नायिका के रूप लावण्य का चित्रण उनके काव्य में भी मिलता है, पर इनकी दृष्टि बाह्य शारीरिक सौंदर्य पर, अलग अलग अंकों के रूपाकार तथा उनकी शोभा पर केंद्रित नहीं है।
या तो उन्होंने लावण्य के उस सामूहिक प्रभाव का चित्रण किया है जो नायिका को देखकर या उसके रूप का स्मरण कर उनके मन पर पड़ा था, या फिर नायिका के हृदय में उठने वाली विविध भाव तरंगों का अनुभवों के माध्यम से चित्रण किया है। नायिका के रूप के प्रभाव का वर्णन देखिए। ज्यों ज्यों निहारिये नियर होए नयननी, त्यों त्यों खरी निकसैरी निकाई। क्षण क्षण पर निखरते रूप को देखकर ही उसे देखने की चाह तीव्र हो जाती है। ज्यों ज्यों उत आनन पे आनन सुओप औरे, त्यों त्यों छन चाह बरसती है। इस रूप चित्रण का आधार न तो लक्षण ग्रंथों में पाया जाने वाला नायिका भेद है और न नक्सिक वर्णन की परिपाटी। रूप चित्रण के साथ साथ नायिका के आंतरिक भावों का बड़ी सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वर्णन करने के कारण उनके संयोग श्रृंगार के चित्र अधिक मनमोहक हो उठे हैं। कहीं नायिका की रीझ का, भाव विभोरता, तन्मयता का चित्र है तो कहीं लज्जा, उत्सुकता का। एक छंद में कवि उस नायिका के आंतरिक भावों का चित्रण करता है जो प्रेम में छकी है, यौवन की उमंग में डूबी हुई है, प्रिय को बार बार देखना चाहती है, पर लज्जा संकोच की बेरियां पैरों में पड़ी हैं, फिर भी किसी न किसी बहाने प्रिय को देखने के लिए उसके निकट पहुंच ही जाती है। कवि हृदय में उठती भाव तरंगों से प्रभावित शरीर का वर्णन करने के लिए नायिका के हाव भाव और मुद्राओं का भी वर्णन करते हैं और इस प्रकार पाठक के सम्मुख चित्रों की एक दीर्घायक गैलरी प्रस्तुत कर देते हैं। इस सफलता के पीछे उनके हृदय की तन्मयता, स्वानुभूति, सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति तथा भाषा पर अधिकार सभी है। एक और चित्र, नायिका को अपने प्रियतम का प्रेम पत्र मिला है। उसे पाकर उसके मन में क्या भाव उठते हैं और वह क्या क्या चेष्टाएं करती है, इसका रससिक्त चित्र देखिए। प्रिय के पत्र ही पावत ही उर काम चरित्र की भीड़ मची है, शीश चढ़ावती आँखिन छुआवती चुंबन की अति चोप रची है, छाती सो छुआवती ही घने आनंद भीज गई दुतिपाति नची। घनानंद के संजोग श्रृंगार के चित्र इंद्रिय उत्तेजना पैदा नहीं करते या कम पैदा करते हैं, वे उनका शमन अधिक करते हैं, रस संचार करते हैं। अब हम भाव पक्ष में संजोग श्रृंगार के साथ वियोग श्रृंगार पर दृष्टि डालें। विप्रलंब श्रृंगार का जैसा सात्विक और उदात्त वर्णन घनानंद ने किया है, वैसा अन्य मध्यकालीन कवियों ने नहीं किया। उसका एक कारण तो यह है कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में विरह की वेदना सही थी और बड़ी तीव्र थी। वह काल्पनिक न होकर स्वानुभूत थी। उन्होंने किराए पर आंसू न बहाकर अपने नेत्रों से उमड़ते आंसुओं और हृदय में धधकती हुई विरहाग्नि का वर्णन किया है। इसलिए उनकी पीड़ा पाठक के मन में भी टीस और कसक पैदा करती है। प्रसाद जी ने अपने काव्य आंसू में लिखा है, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति से छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। यह उक्ति घनानंद के काव्य पर पूरी तरह लागू होती है। दिल्ली छोड़कर वृंदावन में रहते समय सुजान की स्मृतियों में डूबे हुए कवि की घनीभूत पीड़ाएं उनके छंदों में व्यक्त हुई। प्रिय ने पहले तो प्यार दिखाया, प्रेम की स्थिरता का भरोसा दिलाया, पर बाद में वह उदासीन ही नहीं निर्मोही और विश्वासघाती बन गया। इस निष्ठुरता तथा विश्वासघात की कसक कवि को अंत तक सताती रही। कभी कभी अपनी असह मर्म व्यथा के चित्र अंकित करता है, हृदय में विरह की आग दहकने, निरंतर होते रहने वाले अश्रु प्रवाह का वर्णन करता है, तो कभी उपालंभ देता है, ईश्वर की न्याय बुद्धि पर विश्वास कर प्रिय को चेतावनी देता है, और कभी कुछ सहते हुए प्रिय की मंगल कामना करता है। वियोग में दयनीय दशा का चित्र। होए गए बुद्धि सोए गई, सुधि रोए हंसे उन्माद जन्यो है, मौन गहे चकी चाकी रहे, चल बात कहे तेन दाग दगियो है, सोचते ही पचिए घने आनंद हेतु पगयो किंतु प्रेत लाग्यो है। विरह के कारण उन्माद की इस स्थिति की कल्पना कर ही हृदय करुणा विगलित हो उठता है। उपालंब भाव का एक उदाहरण देखिए।
मन माहि जो तोरन ही की हुती, विश्वास स्नेह क्यों जोरत है। अथवा तुम कौन धोपाटी पढ़े हो लला, मन ले हूँ पे दे हूँ छटाक नहीं। ईश्वरीय न्याय की दुहाई तो देखिए। सुनी है कि नाही यह प्रगट कहावन जू, काहू कल पाए है सुकाए कल पाए हैं। मंगल कामना का उदाहरण देखिए। नित नीके रहो तुम्हें चाह कहा, पै आशीष हमारी ये लीजिए जो। प्रकृति तथा त्योहारों उत्सवों के कारण गृहिणी के हृदय में जो पीड़ा जगती है, उसका वर्णन परंपरागत ही है। होली के अवसर पर गृहिणी कहती है, मेरी मन आसी न विलासी बन माली बिन, बाबर लो दौरी दौरी परे सब ओर लो। सुर की गोपियों की शिकायत है कि कृष्ण उनके संदेश का, उनके पत्रों का उत्तर नहीं देते हैं। संदेशन कूप भरे। और व्यंग करती है कि कदाचित मथुरा में लेखनी सामग्री, लेखनी, स्याही, कागज सभी नष्ट हो गए हैं, अतः बेचारे लिखना चाहकर भी नहीं लिख पाते हैं। बिहारी तथा घनानंद बिरहिनी की व्यवस्था का वर्णन करते हैं कि उनके नेत्रों में सदा आंसू भरे रहते हैं, वह कुछ देख ही नहीं पाती है, अतः प्रिय को पत्र भी नहीं लिख सकती। बदरा बरसे ऋतु में घिरी के नित ही अखिया उघरी बरसे। जब पीड़ा असह हो उठती है, व्याकुलता से मन छटपटाने लगता है, तो घनानंद की नायिका सूरदास तथा मीरा की तरह दूसरों को प्रेम न करने का परामर्श देती है। प्राण मरेंगे मरेंगे बिथा पे मोह सो काहू न मोह न लागे। यह ठीक है कि घनानंद ने भी विरह वर्णन में परंपरागत उपकरणों का आश्रय लिया है, परंतु उनका वर्णन पाठक के मर्म को स्पर्श करता है, बुद्धि को चमत्कृत नहीं। उनके विरह वर्णन की सफलता के दो मुख्य कारण थे। उनकी विरह पीड़ा स्वानुभूति थी, और दूसरे वह कल्पना प्रसूत न होकर अनुभूति से निष्पन्न है। उसमें कल्पना विधान के स्थान पर अनुभूति की तीव्रता है, हृदय की तन्मयता है। वह भावावेग के क्षणों में लिखा गया काव्य न होकर शांति के क्षणों में अनुभूतियों के पुनरावलोकन तथा पुनः स्मरण का काव्य। अतः निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि घनानंद के काव्य सौष्ठव में उसके भाव पक्ष को देखा जाए तो यह साबित होता है कि लोग है लागी कवित्व बनावत, मोहि तो मेरे कवित्व बनावत। यह उक्ति घनानंद पर 100% सफल उतरती है। धन्यवाद।